पहले याद कर लेना कि जैसे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिमिलरली भैया फीमेल भी पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और सिमिलर ऐसे भी नाम चलेंगे, बस कुछ नाम चेंज होंगे पर जो पैटर्न है वो सिमिलर रहेगा, तो ये याद रखना, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भैया दो हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन आता है, तो प्राइमरी में भैया आता है टेस्टिस। इसमें नाम नहीं मेंशन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्राइमरी का जो भैया ऑर्गन है वो टेस्टिस है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन। गैमेट का मतलब होता है युग्मक, और यहाँ पर मेल में गैमेट का मतलब है भैया स्पर्म, ठीक है ना। और जब ये फीमेल पार्ट पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब होगा ओवम। तो गैमेट का मतलब होता है युग्मक, और पुरुषों में गैमेट का अर्थ होता है स्पर्म, और गैमेट का अर्थ होता है कि गुणसूत्रों के नंबर आधे। हेलो जैन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वापस से ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर के, और याद रखेंगे ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बात किया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब लैंगिक द्विरूपता क्या है, उससे समझा था। और एक हेडिंग और शुरू की गई थी जिसका नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, जिसमें सिर्फ एक दो हेडिंगों पर चर्चा की गई थी, पेनिस और स्क्रोटम को लेकर के, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल से यहाँ तक हुई थी, यहाँ तक, है ना। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ रहे थे, मतलब जो पुरुष है उसके बाह्य जननांग पढ़ रहे थे, और इसका हमने लास्ट हेडिंग कंप्लीट किया था स्क्रोटम क्या होता है ना। तो एक बार समझ लेते हैं, जो स्क्रोटम एक्चुअल में जो टेस्टिस का कवर है, या ये कह लें जिसमें टेस्टिस रहते हैं, उसे स्क्रोटम कहते हैं, है ना। स्क्रोटम की खास बात क्या होती है कि इसका जो टेम्परेचर है 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है एट रेस्ट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, है ना। मतलब जो बॉडी का रेस्ट पर ताप रहता है उससे के नियत ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है ना। दिस इज आइडल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड वायबिलिटी। मतलब ये वाला जो टेम्परेचर कम होना है वो स्पर्म प्रोडक्शन और वायबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यहां तक की तो हमने पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर लिया था। ये आज की जो अपनी पहली हेडिंग होने वाली वो स्पर्मेटिक कॉर्ड, है ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड का मतलब क्या, समझो ध्यान से। आप सभी जानते हैं ये जो स्क्रोटम है, एक थैली है, उसमें टेस्टिस यहां से ऐसे लगा रहता है, ऐसे, है ना। अब जब यहाँ थैली से लगा हुआ है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, जो तंतु का काम कर रहा है, जिसकी वजह से टेस्टिस लटका हुआ है, ये टेस्टिस है अपना, है ना। और ये स्क्रोटम, स्क्रोटम के भीतर टेस्टिस जिस नलिकाओं या कह लें जिन सिराओं के द्वारा लटका रहता है, जिन सेल्स के द्वारा, उस सेल का नाम ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इसका मीनिंग क्या समझ लेते हैं। टेस्टिस हैंग इन स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। हैंग मीन्स होता है लटकना, है ना। तो टेस्टिस जिसके द्वारा स्क्रोटम में लटका रहता है, उस संरचना का नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब सवाल ये कि स्पर्मेटिक कॉर्ड बनती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब रुधिर की नलिकाएं होती हैं, वही जिन्हें आप धमनी और सिरा के नाम से जानते हैं। अगला भी है लिम्फ वेसल्स, मतलब लसिका की वाहिनियां होती हैं। नेक्स्ट है नर्व। नर्व बोले तो तंत्रिका कोशिका, मतलब तंत्रिका कोशिका भी इसमें इन्वॉल्व होती है। और एक खास मसल है, इसे जरूर याद रखिएगा, क्रीमास्टर मसल, है ना। एक्चुअल में ये वाली जो मसल है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड को दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है ना। क्या प्रदान करती है, मजबूती, है ना। मसल का जनरली यही काम होता है। टेस्टिस आर कनेक्टेड टू वॉल ऑफ स्क्रोटम, यानी जो टेस्टिस है वो इस दीवार से भी अटैच रहता है ना। अब जो अटैच रहेगा इस दीवार से, तो इसका भी तो कुछ नाम होगा। इस दीवार का भैया नाम ये है गुबर्नाकुलम। इस दीवार का नाम क्या है, गुबर्नाकुलम। यानी टेस्टिस जो भीतर स्थित है स्क्रोटम के, तो दीवार से भी टच करता है, तो टच करने वाली जो संरचना उसका नाम क्या है, गुबर्नाकुलम। और जिस संरचना से लटका रहता है उस संरचना का नाम क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड किससे मिलकर बनता है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, नर्व्स है, क्रीमेस्टर मसल है, जिसमें वेसल का आप सभी काम जानते ही होंगे, जो कि सप्लाई के लिए होती हैं, और जो क्रीमेस्टर मसल होती है वो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए होती है ना। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रोटम का तुमने एक काम और भी पढ़ रखा होगा, थर्मो रेगुलेशन, है ना, ताप नियंत्रण। मतलब जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं, कैसे वो समझते हैं यहाँ पर। थर्मो रेगुलेशन इन स्क्रोटम अकर्स विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो ताप नियंत्रण है वो स्क्रोटम में कैसे घटित होता है, उसके लिए 3 पॉइंट जिम्मेदार है। कौन कौन से, एक तो स्वेट ग्लैंड, हिंदी में बोले तो पसीने वाली ग्रंथियां या स्वेद ग्रंथियां कह सकते हो, ठीक है। डार्टस एंड क्रीमास्टर मसल्स, मतलब ये भी इसके लिए जिम्मेदार है।
और पेम्पनीफेरम प्लेक्सस, ये स्नायु बंधन, यानी ये 3 चीजें जिम्मेदार है थर्मो रेगुलेशन के लिए। क्लियर हो गया? अब इन तीनों पर चर्चा कर लेते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स क्या होता है, डार्टस एंड क्रेमास्टर मसल क्या होता है, पेम्पनीफेरम प्लेक्सस क्या होता है। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वेट ग्लैंड्स को लेकर के। स्वेट ग्लैंड्स है क्या? वॉल ऑफ स्क्रोटम हैज लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड, मतलब जो स्क्रोटम की दीवार है, स्क्रोटम की दीवार है, यानी ये वाला अगर मान लीजिए अब ये संरचना स्क्रोटम की है ऐसे, तो इसकी जो दीवार है ये, इस दीवार में बहुत सारी स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। तो साफ साफ लिखा है हैज लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव वर्ड का मतलब होता है अधिकता या अधिक कह लें, ज्यादा से ज्यादा कह लें। स्वेटिंग मतलब पसीना, मतलब ये वाली जो ग्लैंड्स हैं वो अधिक से अधिक पसीने का स्रावण करती हैं। होगा क्या? इवापोरेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है वाष्पीकरण। इवापोरेशन ऑफ स्वेट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। आप सभी जानते हैं पसीने के बाद जब हवा लगती है तो आपने देखा होगा कूलिंग महसूस होती है। सिमिलर वही काम यहाँ पे बोला गया, इवापोरेशन ऑफ स्वेट प्रोड्यूसेस, मतलब पसीना जब निकलता है या पसीने का जब उत्पादन होता है तो उसका वाष्पीकरण होता है और हमें कैसा महसूस होता है? कूलिंग इफेक्ट, मतलब ठंडा महसूस होता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गया स्वेट ग्लैंड्स। अब बात करते हैं डार्टस एंड क्रीमास्टर मसल को लेकर के। ये क्या काम करती है समझो ध्यान से। जस्ट बिलो द आउटर स्किन ऑफ द स्क्रोटम, मतलब ये जो स्क्रोटम है, ये जो आउटर स्किन है, ये वाला हिस्सा, ये वाली जो दीवार है, ये जस्ट बिलो द आउटर स्किन ऑफ द स्क्रोटम अ लेयर ऑफ फेसिया, मतलब इस पर जो एक परत लगी हुई है ऐसे, उसका नाम फेसिया है, उसका नाम फेसिया है। ये है क्या? इज प्रेजेंट नोन एज डार्टस फेसिया, है ना। ये जो फेसिया है इसी का नाम ये है। ये किस नाम से जानी जाती है? डार्टस फेसिया के नाम से। मतलब स्क्रोटम के ऊपर जो बाहरी लेयर है उस लेयर का नाम है फेसिया, और इसको जाना किस नाम से जानता है? डार्टस फेसिया। अब सवाल है कि डार्टस मसल क्या होता है? दिस लेयर इज डिवाइड ऑफ फैट, मतलब ये वाली जो परत है जिसका नाम डार्टस मसल है, उसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है ना। डिवाइड ऑफ फैट मतलब फैट रहित है वो। एंड कॉन्टेन्स स्मूथ मसल, और फैट तो नहीं है बट कॉन्टेन्स स्मूथ, कॉन्टेन्स का मतलब होता है भरा होना, निहित होना। कॉन्टेन्स स्मूथ मसल मतलब चिकनी जो तंत्र, सॉरी चिकनी जो तंत्र कोशिकाएं होती है वो कंटेन रहती है, और इसका नाम होता है डार्टस मसल, है ना। तो जो डार्टस कोशिकाएं वो दो टाइप की हैं, डार्टस फेसिया एंड डार्टस मसल। तो डार्टस मसल भैया फैट रहित होती है, बट उनकी जगह पर उसमें फाइबर भरा रहता है, तंतु भरे रहते हैं। जबकि जो डार्टस फेसिया है वो स्क्रोटम की बाहरी लेयर का नाम होता है, बस इसमें कोई आफत वाली बात नहीं थी, है ना। अब बात करते हैं क्रीमेस्टर मसल को लेकर के। एसोसिएटेड विद ईच टेस्टिस, मतलब सभी जो, सॉरी सभी का मतलब दो ही तो हैं। एसोसिएटेड विद ईच टेस्टिस मतलब जो टेस्टिस है उनको जोड़े रखती है। अ सीरीज ऑफ स्मॉल बैंड्स, मतलब छोटे छोटे क्या कह सकते हैं समूहों के द्वारा, है ना। ऑफ मसल कॉल्ड क्रीमेस्टर मसल, और जो जोड़े रहती है उस कोशिका या उस मसल का नाम क्या है? क्रीमेस्टर मसल, और ये प्रेजेंट रहती है ना। मतलब जो क्रीमेस्टर मसल है वो एक्चुअल में जो टेस्टिस है, प्रत्येक टेस्टिस को छोटे छोटे बंधों के द्वारा आपस में जोड़े रहती है, और इसका नाम क्या हो जाता है? क्रीमेस्टर मसल, और ये जोड़ करके ही मजबूती प्रदान कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर, मतलब जो क्रीमेस्टर मसल है वो कोल्ड टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार होती है। द क्रीमेस्टर एंड डार्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो क्रीमेस्टर और डार्टस मसल हैं वो संकुचित होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित होना, सिकुड़ना। दिस मूव्स द टेस्टिस क्लोजर, और संकुचित में होना क्या है आप सभी जानते हैं, आज जितने भी अपने रियल में इसका फेस किया होगा इस चीज को, कि जब ठंडी आती है तो जो टेस्टिस होते हैं वो सिकुड़ करके बॉडी के क्लोज आ जाते हैं, और वहीं जब गर्मी आती है तो बॉडी से दूर हो जाते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होता है इनको। आप सभी जानते हैं ठंडियों में टेम्परेचर घटेगा तो जो टेस्टिस है वो टेम्परेचर लेने के लिए बॉडी के क्लोज चला जाएगा। चूंकि गर्मियों में टेम्परेचर पहले से इतना ज्यादा होता है तो बॉडी से दूर रह करके टेम्परेचर को रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब कम करना चाहते हैं। दिस मूव द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी, मतलब जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो टेस्टिस है वो क्लोज हो जाएंगे किसके? बॉडी के। सो दैट द कैन अब्जॉर्ब बॉडी हीट, और वो वहां से बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। और ऐसा कब होता है? तो ठंडियों के मौसम में। कब होता है? ठंडियों के मौसम में। बट वहीं पर अगर गर्मी आ जाए तो साफ साफ लिखा है रिवर्स दीज एक्शंस, मतलब ये जो काम हुआ वो ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। तो लिखा है
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डार्टस मसल काजेज द स्क्रोटम टू बिकम टाइट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो स्क्रोटम है वो टाइट हो जाता है, व्हिच रिड्यूस हीट लॉस, मतलब जो गर्मी उसका ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाता है ठंडियों में, है ना। वहीं पर एक्सपोजर टू वार्मथ रिजर्व दीज एक्शंस, मतलब ये जो रिजर्व नहीं रिवर्स, जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाता है कब, वार्म वार्म बोले तो गर्मियों के सीजन में, मतलब गर्मियों के टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन है वो भैया ठीक उल्टा हो जाता है। क्लियर समझ में आया ना ये, ठीक। बात करते हैं आगे, है ना। इनके लिए जिम्मेदार कौन है, तो डार्टस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। तो गर्मियों में बॉडी से टेस्टिस का दूर होना या लटक जाना, और ठंडियों में वहीं पर बॉडी के क्लोज आना, इसके लिए जो मसल जिम्मेदार है याद रखेंगे डार्टस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पेम्पनीफेरा प्लेक्सस की। एक्चुअल में ये एक बंधन है, मतलब बहुत सारे लिगामेंट आपस में जुड़ करके जो संरचना बनाते हैं उसे हम बोलते हैं पेम्पनीफेरस प्लेक्सस। ये है क्या, इट इज द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स, हमने पहले ही बताया इसमें बहुत सारे जो वेन्स है वो आपस में जुड़ी रहती है, नेटवर्क ऑफ वेन्स फ्रॉम द टेस्टिस दैट सराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके चारों तरफ ये फैली रहती है, ठीक है। विदाउट इट, मतलब इसके बिना, वार्म आर्टरी ब्लड वुड हीट द टेस्टिस, मतलब जो गर्म ब्लड इसमें भरा हुआ है वो टेस्टिस को गर्म नहीं कर पाएगा, एंड इनहिबिटेड स्पर्म प्रोडक्शन, और जो स्पर्म का उत्पादन है वो भी प्रतिबंधित हो जाएगा। इनहिबिट वर्ड का मतलब होता है प्रतिबंधित, मतलब बाधा डालना, है ना। मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो ना ही जो टेस्टिस है उनको उन तक हीट पहुंचेगी और ना ही वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाएंगे, मतलब वो रुक जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। इट एक्ट्स एज अ काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर, इस वर्ड का मतलब होता है काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर का मतलब कि जो नलिका है उसमें एक तरफ से गर्म फ्लूइड चल रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए एक पाइप जैसी संरचना है, तो इसमें एक तरफ से हीटेड फ्लूइड चल रहा है ऐसे, है ना, और दूसरी तरफ से भैया कोल्ड कोल्ड फ्लूइड, है ना। यानी एक पाइप में एक तरफ से गर्म तरल बह रहा है और दूसरी तरफ से ठंडा तरल बह रहा है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक का भीतर का लिक्विड सेम टेम्परेचर पर ना आ जाए, ना ही बहुत ज्यादा गर्म और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा, है ना। तो इस प्रवाह को बोलते हैं काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर। क्लियर समझ में आया सभी को। बात करते हैं आगे, ये अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल जेनेटिलिया को लेकर के। अभी तक जो क्लास थी वो बाह्य जेनेटिलिया पर थी, मतलब बाह्य जननांग के बारे में पढ़ रहे थे पुरुष के। अब हम बात करेंगे पुरुष के अंतः जननांग को लेकर के, है ना। तो सभी की मतलब एक्सटर्नल संरचना तो हम पढ़ चुके हैं, अब इंटरनल पढ़ने वाले, मतलब कि काट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस की भैया जो संरचना लॉन्ग में है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, मतलब जो टेस्टिस की लंबाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी है, और वहीं पर जो चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। तो ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। इसका इसमें वजन नहीं लिखा, चलो हम लिख देते हैं समथिंग ये, है ना। ईच टेस्टिस जो वेट कैरी करता है उसका लगभग अप्रॉक्स वजन है 25 ग्राम के आसपास, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब ये स्पर्म का उत्पादन करता है, एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, तुम्हें याद होगा एंड्रोजन मेल हार्मोन है जो प्यूबर्टी के लिए पुरुषों में जिम्मेदार होता है ना। तो टेस्टिस का अगर तुमसे पूछा जाए कार्य क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म का उत्पादन करना, एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, यानी कि मेल जो सेक्स हार्मोन है उसका उत्पादन करना, और इसी के द्वारा प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी के लक्षण आपको हमने पार्ट 1 में बताए थे, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, है ना। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मतलब जो टेस्टिस हैं वो ज्यादातर जितने भी स्तनधारी होते हैं, है ना, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, स्तनधारियों में शरीर से बाहर होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब उदर गुहा के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एब्डोमिनल का मतलब होता है उदर गुहा, ठीक है। मतलब अगर आप मैमल्स हैं, और जनरली पुरुष मैमल्स में ही आते हैं, पुरुष और स्त्रियां जो भी हैं वो सब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इनके जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं। ऐसा क्यों होता है तो आप सभी को पहले ही बता दिया था, क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 37 से कम चाहिए होता है ना। अगर बॉडी के भीतर रहेंगे तो टेम्परेचर तो 37 ही मिलेगा इनको, इसलिए शरीर से बाहर होते हैं। ठंडियों में ये सिकुड़ करके बॉडी के पास जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर घटता है, वहीं गर्मियों में शरीर से दूर हटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा एब्डोमिनल इन एग लेइंग मैमल्स, मतलब वे मैमल्स जो अंडे सेते हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, इन सब में जो टेस्टिस है वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, मतलब उदर गुहा के भीतर होते हैं। तो याद रखना है एलिफेंट्स, व्हेल, डॉल्फिन्स, प्रोटोथेरियंस, या कह लें वे सभी मैमल्स जो अंडे सेते हैं
उनमें भैया जो टेस्टिस होता है वो उदर गुहा के भीतर होता है, और जो मैमल्स नॉर्मल होते हैं उनमें भैया जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। और इसका कोई विशेष कारण नहीं है, विशेष कारण सिर्फ यही है कि इसका जो टेम्परेचर है वो स्पर्म को सेने के लिए, लेइंग करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है 37 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो कम करने के लिए वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और पॉइंट लेकर के कि टेस्टिस भ्रूणावस्था में बनते कब हैं। तो याद रखना है, टेस्टिस ऑफ मेल बेबी मतलब जो गर्भावस्था में नर बच्चा जन्म ले रहा है, मतलब जो बच्चा जन्म ले रहा है या बन रहा है, आर फॉर्म ड्यूरिंग 7th to 8th वीक। मतलब गर्भावस्था में जो संतान पल रही है, कहले बन रही है, उसमें भी टेस्टिस का जो मेकिंग है वो कौन से हफ्ते में शुरू हो जाता है, 7th to 8th वीक। याद रखना है, ठीक है। आप प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें सप्ताह में टेस्टिस बनना शुरू हो जाते हैं एंड आर इंट्रा एब्डोमिनल। वैसे तो हमने पढ़ा है आपको कि मैमल्स या हम लोगों में जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, बट प्रेगनेंसी में जब ये हफ्ते चल रहे होते, जब ये बन रहे होते, तब ये शरीर के भीतर ही बनते हैं। तो बाहर का बात है, ये भी याद रखना है। टेस्टिस माइग्रेट टू स्क्रोटम, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवासित होना, है ना, मतलब वहां से वहां शिफ्ट होना। टेस्टिस माइग्रेट टू स्क्रोटम मतलब इंट्रा एब्डोमिनल से स्क्रोटम में आ जाएंगे कब, 7th to 8th मंथ। उम्मीद करते हैं सभी को ये याद रहेगा और लगभग सिमिलर नंबर है ना। तो 7वां से 8वां महीने में ये शरीर से बाहर आ जाते हैं और 7वें से 8वें वीक में ये बनते हैं। ठीक है, और जब ये बनते हैं तब ये इंट्रा एब्डोमिनल में रहते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो वो टाइम होता है 7th to 8th मंथ, है ना। आगे बढ़ते हैं, मतलब डिलीवरी के ठीक पहले शरीर से बाहर आने लग जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ विसंगतियां हैं। एनामेलिस वर्ड का मतलब होता है विसंगतियां। विसंगतियां बोले तो बीमारियां। और तुमने इसकी एक बड़ी पॉपुलर बीमारी पढ़ रखी होगी, हॉर्निया, है ना। तो इसी को समझते हैं। तो इसकी जो बीमारियां होती हैं उसमें सबसे पहले बीमारी है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है अंडकोश का ना उतरना, सॉरी वृषण कोश का ना उतरना, है ना। मतलब देखो इसमें लिखा हुआ है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, है ना। मतलब ये कि जब गर्भावस्था चल रही थी तो ये भैया जो अपने टेस्टिस थे वो एब्डोमिनल में थे, है ना। अब इनका बाहर निकलना था पर ये निकल नहीं पाते। इस अवस्था का नाम क्या है, क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना। तो साफ साफ लिखा है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, मतलब ये यहां से नीचे नहीं उतर पाते। डिसेंड मतलब उतरना। कैन बी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, और ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन की कमी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके और भी कारण है। मतलब अगर तुम्हें ये बीमारी हो सकती तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी, काजेज स्टेरिलिटी एज द टेस्टिस आर नॉट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब जो टेस्टिस है वो अपना काम, टेम्परेचर जो मेंटेन करने का काम है वो नहीं कर पाएंगे। अब जो क्रिप्टोर्किडिज्म है वो 3 टाइप से हो सकती है ना, यानी किसी के जो टेस्टिस है वो यहाँ पर हो सकते हैं एब्डोमिनल में, ये 15% हो सकता है। ठीक है, और जो इंग्वाइनल कैनाल है मतलब उदर गुहा से ठीक नीचे और स्क्रोटम के ठीक ऊपर, इसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, ये होता है 25%। वहीं पर जो हाई स्क्रोटल है, मतलब ज्यादातर लोगों को जो समस्या है वो ना तो एब्डोमिनल की है और ना ही इंग्वाइनल की है, ज्यादातर समस्या भैया है मतलब इस वाले स्क्रोटम से ठीक ऊपर, इसको बोलते हैं हाई स्क्रोटल। ये होता है लगभग भैया 60%, मतलब मेजोरिटी है इस चीज की। और ये भैया नॉर्मल टेस्टिस, है ना, मतलब इसको ऐसा होना चाहिए था, बट होता क्या है, या तो दोनों या तो एक ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता, इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना। 15% ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म इज एब्डोमिनल, 25% इंग्वाइनल एंड 60% केसेस आर हाई स्क्रोटल। अब अगर तुम्हें इस चीज को ठीक कराना है तो इसके लिए सर्जरी है, सर्जरी का नाम ये है ऑर्किडोपेक्सी। मतलब अगर आपको क्रिप्टोर्किडिज्म की समस्या है, कोई बीमारी है, तो इसकी आप सर्जरी करवा सकते हो, और इस सर्जरी का नाम है ऑर्किडोपेक्सी, मतलब मेडिकल टर्म में इसको ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं। और इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर आपको ये बीमारी क्रिप्टोर्किडिज्म, तो आपको डॉक्टर इसकी सलाह देगा। इसका मीनिंग क्या है, सर्जरी परफॉर्म टू करेक्ट क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना, मतलब ये वाली जो बीमारी है आपकी उसको करेक्ट करना या सही करना ही क्या कहलाता है, ऑर्किडोपेक्सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। याद रखना सर्जरी का नाम है, और ये काहे के लिए होती है, जब आपको कौन सी बीमारी होती है भैया, क्रिप्टोर्किडिज्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे पुनः, ये कई टाइप का हो सकता है, मतलब जो क्रिप्टोर्किडिज्म है वो कई टाइप का हो सकता है। कैसे,
एक तो अपना पहले आप देख पा रहे होंगे साइनोकिटिज्म, है ना। साइनोकिटिज्म क्या होता है, जब जो दोनों टेस्टिस हैं वो आपस में ही जुड़ जाएं। वैसे तो दोनों टेस्टिस सभी को पता है अलग अलग होते हैं, मतलब वो एक हिस्से से अलग होते हैं ना। अब अंदर का तुम्हें याद होगा, जब अंदर जहां से अलग होते हैं उसको भी स्क्रोटम टेप्टम बोल देते हैं ना, और वहीं जब जो बाहर से अलग होते हैं उसको भैया हम रेफी बोल देते हैं। ये बात आपको पार्ट 1 में बताई थी हमने। बट कभी कभी क्या होता है, ये रेयर केस है, सब बीमारियां हैं सब, तो कभी कभी दोनों टेस्टिस आपस में ही जुड़े रह जाते हैं। जब आपस में ही जुड़े रह जाते हैं तब इसको बोलते हैं साइनोरकिडिज्म, है ना। साइनोरकिडिज्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बात करते हैं, जब वैसे तो नॉर्मल सभी को पता है 2 टेस्टिस होते हैं, बट मान लीजिए किसी पुरुष में एक ही टेस्टिस है, तो एक टेस्टिस है, तो भैया आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, मोनोर्किडिज्म, है ना। इन सभी बीमारियों के लिए सर्जरी होती है, आपको हमने पीछे बता ही दिया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 टेस्टिस, नॉर्मल 2 होते हैं, पर अगर मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा हो जाए तब इसको बोलते हैं पॉलीऑर्किडिज्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑर्किड्स क्या है। ऑर्किड्स का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का आकार बढ़ जाना। अगर आपके टेस्टिस का नॉर्मल एक आकार होता है, जैसे कि पीछे बताया 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 ग्राम वजन, अब इससे अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तब इसको बोलते हैं ऑर्किड्स। क्या बोलते हैं, ऑर्किटिस। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोसिल, खूब पढ़ा पढ़ाया नाम होगा, सबने पढ़ रखा होगा, टेस्टिस में पानी उतरना। तो साफ साफ मेंशन है, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टेस्टिस, मतलब जो टेस्टिस है उनमें पानी का बढ़ जाना, उस लिक्विड का बढ़ जाना हाइड्रोसिल कहलाता है, जिसमें जो टेस्टिस है वो बहुत भारी भारी लगने लगते हैं। बात समझ में आ गई ना। इनका वजन 500 ग्राम, 800 ग्राम या किलो भर भी जा सकता है, मतलब 1000 ग्राम तक भी जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने एक बड़ी फेमस बीमारी पढ़ रखी होगी, हार्निया, है ना। हार्निया भी क्रिप्टोकिडिज्म से ही रिलेटेड है, तो समझते हैं इस चीज को क्या होता है इसमें। तो जो हॉर्निया है उसमें होता क्या है, जो टेस्टिस है वो इंग्वेनल रीजन में रह जाता है ना, आपको पीछे पढ़ाया गया था। इंग्वेनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, स्क्रोटल रीजन। एब्डोमिनल था 15%, इंग्वेनल था 25% और स्क्रोटल था 60%, पीछे की स्लाइड में, है ना। वंस टेस्टिस हैव माइग्रेटेड टू स्क्रोटम, these can't go back into abdominal because inguinal canal gets sealed due to the formation of connective tissue। अब सिंपल समझा देते हैं आपको। एक्चुअल में जो टेस्टिस होता है सभी को पता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान 7th और 8th वीक में बनता है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी के भीतर रहता है। वहीं पर जब टाइम आता है 7th to 8th महीने का, तो ये भैया शरीर से बाहर, मतलब एब्डोमिनल से बाहर निकलते हैं और स्क्रोटम में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। अब समझते हैं ध्यान से, जब ये एब्डोमिनल से स्क्रोटम में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उस समय भैया जो इंग्वाइनल कैनाल से, मतलब इंग्वाइनल जो गुहा है वो सील्ड हो जाती है, मतलब दोबारा ये जब एक बार स्क्रोटम में आ जाएंगे फिर ये निकल नहीं पाएंगे, इसका ये मतलब है। मतलब ये कि जब प्रेगनेंसी के बाद, मतलब वही 7वें और 8वें महीने में, 7वें और 8वें महीने में जब टेस्टिस इग्वानल कैनाल से बाहर निकल आएगा तो ये जो गुहा है भैया सील्ड हो जाएगी, मतलब पुनः ये स्क्रोटम से ऊपर नहीं जा पाएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ जाएगा। बट होगा क्या, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब गलत तरीके से ऐसा हो जाएगा, ये कह लें जो इग्वानल कैनाल है वो गलत तरीके से बंद हो जाएगी, या कह लें थोड़ी बहुत खुली रह जाएगी। क्लोजर ऑफ इग्वानल कैनाल आ लूप, मतलब एक छोटा सा लूप रह जाएगा जिसके थ्रू जो वृषण है वो पुनः वापस चला जाएगा। कैनाल आ लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन एंटर इंग्वाइनल रीजन, मतलब जो टेस्टिस है वो पुनः वापस जा सकता है, कब, जब इग्वाइनल कैनाल गलत तरीके से बंद हो जाती। वैसे तो पूरी तरह से प्रॉपर सील हो जाती तो पुनः वापस नहीं जा पाता, बट किसी किसी में ऐसा नहीं हो पाता है। दिस इज कॉल्ड इंग्वाइनल हार्निया, इस कंडीशन को भैया हार्निया बोल देते हैं। और इसमें आप सभी जानते होंगे जिन जिनको ये हुआ होगा, जो टेस्टिस हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें पुनः खींच करके बाहर लाया जाता है। इसका सिंपल उपाय है कि आप इसकी सर्जरी करवा लीजिए। यहाँ पर ऐसी संरचना आपको दिखाई जा रही होगी, लूप ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आंत का एक लूप बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये है ना। अब इंगुइनल हेर्निया के लक्षण क्या है ना, इसका अगर ये तुम्हें हो जाता है तो इसके मतलब, सॉरी, ये हो कैसे जाता है, ये मतलब है इट्स कास्ड बाई, मतलब जो हॉर्निया है ये आपको समस्या हुई क्यों, तो इंक्रीज प्रेशर विद इन द एब्डोमेन, मतलब जो उदर गुहा है उसमें भी ये प्रेशर बढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ने का मतलब नॉर्मल रहें, ज्यादा बेल्ट वेल्ट कस के ना बांधे, ये सब चीजें, इससे बच के रहें। अगला पॉइंट, a pre-existing weak spot in the abdominal wall, मतलब पहले से जो उदर गुहा में कोई कमजोर हिस्सा स्थित है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। वीक स्पॉट बोले तो कमजोर स्थान, है ना, यानी अगर पहले से या जन्मजात कोई एब्डोमिनल में वीक स्पॉट है उसकी वजह से आपको हॉर्निया हो सकता है। अगला पॉइंट, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवेल मोमेंट्स आर यूरिनेशन, मतलब तनाव में जो
पेशाब होती है या कह लें प्रेशर के द्वारा जो पेशाब होती है उसके थ्रू भी आपको हॉर्निया हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो कार्यकी है आपकी शरीर की, उसकी वजह से भी आपको हॉर्निया देखने को हो सकता है। क्रोनिक कॉफिंग, कफिंग और स्नीजिंग, है ना, मतलब जो खांसी है लंबे समय वाली, अगर वो बीमारी है तब भी आपको हॉर्निया हो सकता है। तो ये इसके भी एक काज है, तो याद रखना है कि इन सबसे बचना है तो आपको हॉर्निया नहीं होगा। बात करते हैं ऑर्किडेक्टोमी की। ऑर्किडेक्टोमी का मतलब होता है जैसे कह लो अंडकोश का बाहर निकलना, मतलब अंड जो वृषण है उनको शरीर से बाहर निकाल देना या अंडे को भी बाहर निकाल देना, ये भैया ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है ना। इसका मतलब समझो, तो अगर आप दो डायग्राम देख पा रहे हो ध्यान से, तो इनमें डिफरेंट क्लियर कर लीजिए आप। ये नॉर्मल मेल पेल्विस है जिसमें पेनिस दिखाया जा रहा है, टेस्टिस भी दिखाया जा रहा है, सारी समस्या क्लियर है एकदम, है ना। जबकि इस वाले को ध्यान से देखो, तो इस वाले में साफ साफ लिखा है स्क्रोटम विदाउट टेस्टिस, मतलब इसका जो स्क्रोटम वृषण कोष है उसमें से टेस्टिस ही गायब है। इसका मतलब है कि वृषण को बाहर निकालना ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है ना। आपने इसके लिए एक वर्ड सुन रखा होगा, उम्मीद करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ये वाला वर्ड, इसको आप गूगल कर लेना। इसका मतलब होता है बधिया करना। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी जानते होंगे, है ना। अब ये करना क्यों जरूरी होता है वो समझ लेते हैं। इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, मतलब जो ऑर्किडेक्टोमी है वो एक सर्जरी है क्या करने की, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, मतलब वृषण को बाहर निकालने की एक सर्जरी है। कास्टेशन इज रिमूवल ऑफ गोनेट्स, मतलब जो बधिया करना है एक्चुअल में वो है क्या, गोनेट्स का बाहर निकालना। इसमें टेस्टिस को भी निकाला जा सकता है, ओवरीज को भी, याद रखना है ये अंडकोश और वृषणकोश दोनों की बात हो रही है। अब वृषण किस में निकाले जा सकते हैं, पुरुष में, और जो ओवरी है वो फीमेल में, है ना, मतलब दोनों को किया जा सकता है कास्ट्रेशन, हिंदी आप समझ गए होंगे। ऑर्किडेक्टोमी इज मोर कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिस रिमूवल, मतलब ये वाली जो सर्जरी है उसका मेन काम यही है, टेस्टिस रिमूवल, है ना, मतलब ये ओवरी के रिमूवल में बहुत कम यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, टेस्टिस रिमूवल में। क्लियर हो गया ना ये खास करके जानवरों में किया जाता है। जैसे कोई जानवर ज्यादा एग्रेसिव है ना, उसमें कास्टेशन कर देंगे तो उसका जो अग्रेसिवपन है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा समझते हैं। इट मेक्स द एनिमल लेस अग्रेसिव, मतलब जो कास्टेशन है वो जानवरों को लेस अग्रेसिव बनाती है, मतलब कम उदंड बनाती है, क्योंकि वो पहले ज्यादा उदंड थे। ज्यादा उदंड इसलिए थे क्योंकि टेस्टिस प्रेजेंट था, और सभी को पता है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है जो उनको उग्रता प्रदान करता है ना, तो उग्र स्वभाव का बना देता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग कि कास्टेशन कर देते हैं उस जानवर का, खास करके ये सांडों में किया जाता है ना, सांडों में है, बकरों में है, इन सब में किया जाता है, सुअरों में है। जब कोई ज्यादा मतलब अति करने लगता है, नहीं परेशान करने लगता है लोगों को, तो फिर उसको फिर कास्टेशन कर दिया जाता है। कास्टेशन करने की जो सर्जरी उसका नाम है ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है ना। याद रखेंगे ये खतना से अलग है, ठीक। खतना में केवल उस स्किन को हटाया जाता था, फोर स्किन को, जबकि कास्टेशन में वृषण को ही शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो वृषण को शरीर से बाहर निकालेंगे तो भैया टेस्टोस्टेरोन निकलेगा ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा नहीं तो आपका जो अग्रेसिवपन है वो घट जाएगा, ये मतलब है इसका। बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीजेज, क्योंकि जब टेस्टिस ही निकाल लिया गया तो भैया टेस्टोस्टेरोन लाओगे कहां से, है ना, कोई और ऑर्गन तो इसको प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो इस चीज के लिए भैया ये किया जाता है। उम्मीद करते हैं क्लास सभी को बराबर समझ में आई होगी। ऑर्किडेक्टोमी लास्ट हेडिंग है ना, तो ये हमने पढ़ रखा भैया इंट्रोडक्शन, ठीक है। वापस से इसकी समरी चार्ट है, आप देख सकते हैं। इस पे हमने पार्ट 1 में सारी चीजें बता ही दिया था कि आप ये जो डायग्राम आप देख पा रहे भैया, ये आफ्टर प्यूबर्टी का है। ये कब का डायग्राम है, आफ्टर प्यूबर्टी, है ना। और आफ्टर प्यूबर्टी की आप उम्र वगैरह भी सभी जानते हैं। चूंकि आप ये मेल का डायग्राम देख पा रहे होंगे तो भैया यहाँ पर उम्र मेंशन कर सकते हैं 14 to 16 ईयर, और यहाँ की भैया जो एज आपको याद होगी 10 to 12 ईयर, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये जनन के योग्य फीमेल कब तैयार होती है, 10 से 12 साल में, और जो पुरुष है वो 14 से 16 साल में, ठीक है। बात करते हैं आगे, है ना। ये रिवीजन क्लास है, आप सब देख पा रहे होंगे। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है जिसमें ये बाय लक्षण से आप मेल और फीमेल में डिफरेंट देख सकते हैं, और ये इंटरनल जो ऑर्गन है उनमें डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब देख करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें साफ साफ सब लिखाया गया था कि कौन से हिस्से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पीछे से पढ़ चुके हैं, इसमें कोई आफत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी सब अभी अभी कंप्लीट किया हमने। ये वाली चीजें तो आपको पढ़ाई हमने, तो हमने पहले ही बता दिया था अपने को पढ़ना क्या है। टेस्टिकुलर एनोमलीज पढ़ना, जिसमें क्रिप्टोकॉर्डिज्म था, सिनोकॉर्डिज्म था, पॉलीकॉर्डिज्म था, मोनोकॉर्डिज्म था, ऑर्किड्स था, हाइड्रोसिल था, इम्यूनल हॉर्निया था। ये सारी चीजें आपको अभी अभी क्लास में पढ़ाई गई हैं। एक लास्ट पॉइंट, जो सर्जिकल प्रोड्यूसर हैं वो सॉरी प्रोसीडर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्किडोपेक्सी और दूसरा ऑर्किडेक्टोमी, है ना। ऑर्किडोपेक्सी में होता क्या, इट इज द सर्जरी
सर्जरी परफॉर्म टू करेक्ट क्रिप्टोक्रिटिज्म, मतलब जो क्रिप्टोक्रिटिज्म की समस्या है उसको ठीक करने की जो क्रिया है या सर्जरी है वो ऑर्किडोपेक्सी कहलाती है। वहीं पर शरीर से टेस्टिस को बाहर हटाने की क्रिया ऑर्किडेक्टोमी कहलाती है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम तब बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा पूरी तरह से, फिर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथुन की, फिर बात करेंगे निषेचन की, फिर बात करेंगे प्रेगनेंसी की, और उसी में एक हेडिंग और अपने को ऐड करनी है भैया, गैमेटोजेनेसिस तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना निषेचन कैसे करेंगे। एक चीज और पढ़नी होती है फीमेल बॉडी में आर्तो चक्र, या इसे मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।